नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। अमेरिका में शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर हैं। यूरोजोन में ब्याज दरों में कटौती पर फैसला जल्दी ही होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में थोड़ी सी बढ़त दर्ज की गई है। कारोबार जगत की इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नज़र। बताएंगे आपको भारतीय शेयर बाजार में तेजी के बीच कौन सी कंपनी अब तक का सबसे बड़ा SME IPO लेकर के आ रही है। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिला तोहफा। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। सितंबर महीने में व्यापार घाटे में आई कमी। $20.7 अरब पर पहुंचा घाटा। वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में तेल और गैस इंपोर्ट बिल 20% बढ़ा। पावर फाइनेंस कंपनी की सहयोगी कंपनी बनी गिफ्ट सिटी से कारोबार शुरू करने वाली भारत की पहली NBFC। कंपनी ने कहा एनर्जी ट्रांजिशन में करेंगे सहयोग। और आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 57 अंकों की बढ़त के साथ 81,550 के पार। निफ्टी 28 अंक गिर करके 24,942 के करीब कारोबार करता है। ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर रहेगी हमारी निगाह, और आपको बताते हैं कि किस तरह से आज बाजारों की शुरुआत हुई। और आज गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करते हैं। गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिलने शुरू हुए थे उसके बाद आज बाजारों ने बिल्कुल सपाट कारोबार के साथ शुरुआत की है। 25,058 का स्तर दिखा, 12 अंक नीचे आज शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी। और वहीं से संकेत लेते हुए बाजारों में इस वक्त गिरावट का दौर देखा जा रहा है। बिल्कुल सपाट कारोबार के साथ शुरुआत हुई। 57 अंक ऊपर 81,558 के स्तर पर सेंसेक्स ने शुरुआत की। इस वक्त केवल 40 अंक ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी 28 अंकों की। इस वक्त 22 अंक नीचे 24,948 के स्तर पर निफ्टी का ये इंडेक्स कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की तो वहाँ पर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को में 1.6% की बढ़त है। इन्फोसिस 1.15%। नतीजों पर रहेगी निगाह। L&T, विप्रो और सन फार्मा में भी करीब 1% तक की बढ़त आज के शुरुआती कारोबार में दिखाई दे रही है। IT सेक्टर में इस वक्त तेजी का माहौल है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी बढ़त दिखाई दे रही है। जहां पर गिरावट है उसमें बजाज ऑटो में तेज़ गिरावट दिखाई दे रही है, करीब 7.5% टूटा है आज का ये काउंटर। और हीरो मोटोकॉर्प में भी गिरावट करीब 4% की। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स और मारुति, सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स आज टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑटो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं रहे थे। पिछले महीने के ऑटो नंबर्स की रोशनी में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी, ये सभी के सभी स्टॉक्स आज के शुरुआती कारोबार में गिरते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है। आज $74.41 प्रति बैरल का स्तर दिखाई दिया। ब्रेंट क्रूड का भाव थोड़ी सी अपटिक ज़रूर दिखाई दी। और ऊर्जा क्षेत्र की फाइनेंस कंपनी पावर फाइनेंस कंपनी अब ग्लोबल होने जा रही है। कंपनी की सब्सिडरी PFC इंफ्रा फाइनेंस IFC लिमिटेड को गुजरात के गिफ्ट सिटी में कारोबार करने की अनुमति मिल गई है। गुजरात में गिफ्ट सिटी में काम करने वाली ये पहली भारतीय NBFC होने जा रही है। कंपनी के प्रमुख परमिंदर चोपड़ा ने कहा है कि भारत की हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी एनर्जी ट्रांजिशन के कर्ज पर फोकस करेगी। गिफ्ट सिटी, जैसा कि आपको पता है कि गुजरात के गांधीनगर में एक विशेष क्षेत्र बनाया गया है जिसमें ग्लोबल कंपनियों को एक साथ कारोबार करने का मौका मिलता है। और पावर फाइनेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, अब उसकी सहयोगी कंपनी ने ग्लोबल होने के लिहाज से गिफ्ट सिटी से अपना कारोबार करने का मन बनाया है और अब उसे सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अहम फैसलों पर मुहर लगाते हुए 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी रेपसीड और सरसों के लिए की गई है, 300 रुपये प्रति क्विंटल, और मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद गेहूं का MSP अब 150 रुपये बढ़ा करके 2,275 रुपये प्रति किलो और प्रति क्विंटल और 2,425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरसों की बात करें तो 300 रुपये बढ़त देखी गई है, 5,960 का स्तर दिखा।
6 रबी की फसलों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। गेहूं का एमएसपी 150 रुपये बढ़ा, 2425 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का एमएसपी सबसे ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि दलहन और तिलहन इनके उत्पादन पर अब सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है, जिससे इंपोर्ट बिल में कमी आए। चने का एमएसपी भी 210 रुपये बढ़ा, 5650 रुपये प्रति क्विंटल का स्तर निर्धारित किया गया। इस साल के इस क्रॉप ईयर के लिए मार्केटिंग सेशन के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि, ये कैबिनेट की बड़ी पहल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके, उसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपये बढ़ाया गया है। बारले यानी जौ के लिए 130 रुपये बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपये बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। और एक और बड़े फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9,948 करोड़ रुपए जुड़ेंगे। ये वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के लगभग 39,18,000 कर्मचारियों और 64,89,000 पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। और एक बड़ी खबर, वाराणसी के लिए खुशखबरी। कैबिनेट ने अहम फैसला करते हुए गंगा नदी पर एक नए रेल कम सड़क पुल सहित वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को भी मंजूरी दी है। ये यातायात क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े पुलों में गिना जाएगा। 2642 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। परियोजना 4 वर्षों में पूरी होगी और इसके निर्माण के दौरान लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। तो काशी को एक बड़ी सौगात, कल कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और आज से दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का उद्देश्य मेथनॉल का उत्पादन, उसका प्रयोग और तकनीकी विकास से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनके उत्पाद और अनुसंधान और विकास यानी R&D में हुई प्रगति को सामने लाना है। सेमिनार में मेथनॉल अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। इसमें वैश्विक विशेषज्ञ, उद्योग जगत से जुड़े लोग, नीति निर्माता और शोधकर्ता शामिल होंगे। भारत सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से भारतीय उच्च राख कोयला से मेथनॉल, DME उत्पादन, डीजल इंजन्स को 100% मेथनॉल और डीजल में मेथनॉल मिश्रण पर चलाने के लिए जो कन्वर्जन किया जाता है, उसके साथ साथ मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल और कई R&D परियोजनाओं का समर्थन किया है। भारत में मेथनॉल इकॉनमी की शुरुआत सितंबर 2016 में हुई थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर V.K. सारस्वत ने बताया कि परिवहन क्षेत्र में एक साफ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में भी मेथनॉल उपयोगी है। नीति आयोग इसे जल्द ही इस्तेमाल में लाने के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा पेट्रोल और कैरोसिन का यूज़ होता है हमारे हवाई जहाज़ों में, तो मिथनॉल को कैसे उसमें एविएशन फ्यूल में कन्वर्ट किया जाए, तो इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मिथनॉल से को किस तरह से एविएशन फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे हम, और कई संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं। विदेशों में भी इस पर काम हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से मिथनॉल बना के, मिथनॉल से एविएशन फ्यूल बना के, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हमारे देश में भी कुछ लेबोरेटरीज हैं जिन्होंने इस कार्य में दक्षता हासिल की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-6 सालों में हम लोग भी इस कार्य में आगे बढ़ जाएंगे। और अब इकोनॉमी टुडे में वक्त हो चला है आज के फोकस का।
कल भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात आयात के आंकड़े जारी किए। 2024-25 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में जो सालाना आधार पर 4.8% की बढ़त के साथ जो भारत का एक्सपोर्ट है वो 393 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल की अगर तुलना करें तो इसी अवधि में ये 375 अरब डॉलर के स्तर पर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में कुल माल निर्यात यानी जो गुड्स का एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू 213 अरब डॉलर रही। वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल सितंबर अवधि के दौरान ये आंकड़ा 211 अरब डॉलर के स्तर पर था, यानी करीब 1% की बढ़त दिखाई दी है। अप्रैल सितंबर के दौरान सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के में 9% से ज़्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत का निर्यात सितंबर में माल और सर्विसेज दोनों को मिलाकर के 65 अरब डॉलर से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इसमें सालाना आधार पर 3.76% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े, और क्या कहते हैं ये आंकड़े, उनको समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय सहाय जो कि CEO हैं, महानिदेशक हैं FIIO के। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सितंबर तक के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं सर। 6 महीने की अगर हम प्रगति पर ध्यान दें, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि साल के हम लोग अभी आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। तो कैसे देखते हैं आप इन नंबर्स को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कल जारी किए गए हैं सर? देखिए अजय, हम ग्लोबल हेडविंड्स को देखते हुए नंबर्स काफ़ी इनकरेजिंग हैं। अभी भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करीब 5% ग्रोथ दिखा रहा है, और हम देखते हैं कि जो सेकेंड हाफ होता है जनरली इसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा पिकअप हो रहा है। तो जो हमारा अभी तक का जो टोटल 6 मंथ्स का जो एक्सपोर्ट हुआ वो अराउंड 393 है, लेकिन हमें लगता है कि ये साल हम गुड्स एंड सर्विसेज करीब 825 बिलियन डॉलर तक के आसपास पहुंच जाएंगे। और अगर हम 825 बिलियन डॉलर पहुंचते हैं तो एक बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि जिस तरह की वैश्विक स्थिति है उसको देखते हुए बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी इकोनॉमीज का एक्सपोर्ट डाउन जा रहा है, और अगर हम अपना एक्सपोर्ट मेंटेन किए हैं तो ये हमारे एक्सपोर्ट की रेजिलियंस दिखाता है। एक चीज और बहुत जरूरी है इंडिया के कंटेक्स्ट में कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज्यादा ही ल्यूक्रेटिव है। तो बहुत से केसेस में जहां हम एक्सपोर्ट पर प्रेशर देखते हैं वहां काफी लोग डोमेस्टिक मार्केट में चले जा रहे हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट फिगर प्रभावित हो रहा है, लेकिन उनकी कंपनियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर सेरेमिक्स देखिए जिस तरह का बढ़ा हुआ है, सेरेमिक्स एक्सपोर्ट इंडिया का डाउन हुआ है। हम लोग ने इसमें एनालिसिस की तो बहुत से सेरेमिक्स प्रोड्यूसर ने बोला कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट इतना अच्छा हो गया, जैसे बड़े बड़े स्टोर्स आ गए हैं, तो उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है। वो एक्सपोर्ट की जगह आज की डोमेस्टिक मार्केट में चले गए हैं, क्योंकि उनका जो मार्जिन है वो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा है। तो एक जो ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ ये भी चैलेंज रहेगा कि जब आपका डोमेस्टिक मार्केट इतना अच्छा है तो एट टाइम्स ये भी होगा कंपनियां एक्सपोर्ट की जगह डोमेस्टिक मार्केट में जाएंगी। ये एक नया ट्रेंड आप बता रहे हैं सर कि कुछ कंपनियां एक्सपोर्ट की बजाय जो उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है। लेकिन सर सर्विसेज का क्या है? अभी सर्विसेज में अभी जो आकलन किया गया, हालांकि अभी RBI ने जारी नहीं किया है सितंबर के आंकड़े, अगस्त तक के हमारे पास हैं, लेकिन 9% से ज़्यादा की जो बढ़त दिखाई दी है सर्विसेज में, उसकी वजह इस उम्मीद की वजह क्या है, और आगे जाते हुए आप सर्विसेज का ट्रेंड कैसे देखते हैं? देखिए सर्विसेज में अब हम देख रहे हैं कि IT एंड IDML सर्विसेज तो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव हमेशा रही हैं, लेकिन जब से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में स्टैब्लिश हो रहे हैं तो और भी कोर सर्विसेज हो, चाहे वो R&D सर्विसेज हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज हो, कोर मैनेजमेंट सर्विसेज हो, इनका बिजनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हमने अभी तक देखा कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स थे अभी तक मल्टीनेशनल कंपनीज सेटअप कर रही थी, बट अब डोमेस्टिक लार्ज कंपनीज भी कर रही हैं। तो जिस तरह के ऐसे जो इंडिकेशंस हैं ये शो करते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ता रहेगा, और सर्विसेज में प्रॉब्ली जिस तरह के ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं जो कि लॉजिस्टिक्स को इम्पैक्ट करते हैं, वो भी सर्विसेज के एक्सपोर्ट को नहीं इम्पैक्ट करते, बिकॉज सर्विसेज नॉन जनरली डिजिटली डिलीवर्ड है और इन पर्सन डिलीवर्ड है। तो हमें लगता है इनका स्कोप बहुत अच्छा है। इस साल भी हमें लगता है कि हम ये पूरा फाइनेंशियल ईयर अराउंड 375 से 380 बिलियन डॉलर तक का सर्विसेज एक्सपोर्ट दिखाएंगे, और बाय 2030 एज ऑफ नाउ हमें ये लग रहा है दोनों हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, वो $1 ट्रिलियन ईच की तरफ इंडिया को ले जाएंगे।
सर, अब मैं कंट्री स्पेसिफिक का चर्चा आपके साथ करना चाह रहा हूं और सबसे पहले चाइना का ही उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आपने अपने अभी बीते दिनों डेलीगेशन को भी आपने लीड किया, चाइना लेकर के गए। चीन के साथ जो हमारे संबंध है सर ट्रेड को लेकर के, वो किस दिशा में जा रहे हैं? अब पूरी कहानी से परिचित हैं आप, तो थोड़ा सा बताएं कि हम लोग किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं चाइना एज अ मार्केट और कैसे देख रहे हैं इंडिया चाइना ट्रेड के इस पूरे ट्रेंड को। देखिए, अगर आप इंडिया चाइना ट्रेड का ट्रेंड देखिए तो ऑफकोर्स अगर आप फर्स्ट 6 मंथ्स के इंपोर्ट नंबर देख रहे हैं तो चाइना से भी करीब 6% की इंडिया की इंपोर्ट ग्रोथ हुई है, बट ओवरऑल चाइना का शेयर इंडिया एक्सपोर्ट में डाउन होता जा रहा है। 2 साल पहले देखिए हमारा चाइना का इंपोर्ट टोटल $100 बिलियन प्लस था, अब फर्स्ट 6 मंथ में अराउंड $41 बिलियन का हम इंपोर्ट देख रहे हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जहां इंडियन इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के लिए शायद हमें चाइना से कुछ चीजें इंपोर्ट करने लगे, जी जी। बट जो पीएलआई स्कीम जिन सेक्टर्स को इस समय फोकस कर रही है वो सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कि मेजर इंपोर्ट्स इंडिया का चाइना से हो रहा है। तो जिस तरह की एक पीएलआई स्कीम की सक्सेस आ रही है, हमें लगता है नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स में हमारा डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स कम हो जाएगी और मोर सो इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना कम हो जाएगा। जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, हम लोगों ने ये भी देखा है कि चाइना इनफैक्ट स्लो हो रहा है, डिमांड चाइना में हिट कर रही है, तो हमारा एक्सपोर्ट्स होता है चाइना में थोड़ा प्रभावित हो, बिकॉज चाइना का ओवरऑल इंपोर्ट्स भी डाउन जा रहा है और इकोनॉमीज में चैलेंजेस हैं। ये इसी तरह विजिबल है कि जब चाइना ने $1 ट्रिलियन युआन का अपना पैकेज दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, तो एक दिन स्टॉक मार्केट 27% बढ़ गया, बहुत जगह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल चाइना के हो गए, ग्रेजुअली वो सॉर्ट आउट हो गया और फिर वो चैलेंजेस लग रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारा इंपोर्ट चाइना से जनरली कम होता जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट एज हम जब वैल्यू एडेड सेगमेंट में जाएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। सर, अगर सेक्टर्स की बात करें तो अगले 6 महीने में, चूंकि आपने कहा कि H2 में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और बिजी सीजन भी आ रहा है, बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होंगे, तो कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे आपको ज़्यादा उम्मीद है और ख़ासतौर पर जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है सर, उसमें आपको कैसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है आगे जाते हुए 6 महीनों में? देखिए, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हमारा सबसे डोमिनेंट सेक्टर है और अभी भी रिसेंट डेटा देखें तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में करीब 10.7% ग्रोथ आई, जो कि अच्छा नंबर है। खाली इंजीनियरिंग नहीं, हम बहुत से सनराइज सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट में हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कहें, इलेक्ट्रॉनिक्स कहें, फार्मास्यूटिकल्स कहें, आने वाले दिनों में हम इनका अच्छा एक्सपोर्ट देखना चाहेंगे। एक बहुत अच्छा डाटा हमें इस बार ये लग रहा है कि हमारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स थे जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, इस बार उन्होंने बड़े अच्छे फिगर दिए हैं। अगर आप अपैरल सेक्टर को देखिए तो कि 70% ग्रोथ अपैरल सेक्टर्स में आई हुई है। बहुत से, अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर देखेंगे, कॉफी के एक्सपोर्ट में 75% से ज्यादा ग्रोथ आई है, आप टोबैको के एक्सपोर्ट में 57% ग्रोथ आई है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में 48% ग्रोथ आई है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अप है, लेदर एक्सपोर्ट्स अप है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिया के लिए रहेगा, क्योंकि हमारी भी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी होगी, उसमें हमें सनराइज सेक्टर, ट्रेडिशनल सेक्टर दोनों को पुश करना होगा। एक शायद हमें बहुत अच्छे एक्सपोर्ट नंबर दें, लेकिन दूसरे हमें जॉब क्रिएशन में ज्यादा मदद करेंगे। सर, इसी नोट पर बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपको इकोनॉमी टुडे में शामिल होने के लिए, और बहुत डिमांड आ रही है कि जो नए एक्सपोर्ट्स की शुरुआत करना चाहते हैं उसको लेकर के ये कार्यक्रम किया जाए। हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के उस पर खबरें और भी हैं, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में एक अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत 6G अलायंस और विभिन्न भागीदारों के बीच 5 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। वैश्विक 6G नेटवर्क से जुड़े विशेषज्ञ और हितधारकों ने नवाचार और अनुसंधान पर विचार विमर्श किया। वैश्विक प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार के अग्रणी नेता वैश्विक 6G कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एकत्र हुए। मौका था अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी के शुभारंभ का। इसका उद्देश्य 6G और फोकस क्षेत्रों के लिए उनकी राष्ट्रीय रणनीतियों को स्पष्ट करना है। India is today the voice of the global south. Our 6G standards and 6G which is characterized by unprecedented speed, low latency, transformative applications must be for all, must be inclusive, must be accessible, must be affordable, because only then will it represent true meaning and true value for all of humanity. अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 5 नए MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही 6G गठबंधन द्वारा किए गए कुल MOU की संख्या 8 हो गई है। It's a very good step to have signed this MOU with the Bharat 6G Alliance, because it shows that we all work jointly towards the same objectives to achieve global standards, to achieve affordability, availability, ubiquitous connectivity and also simplicity. और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की दूसरी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में, लेकिन आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर सभी पक्षों की टिप्पणियों पर विचार करेगा। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि इस विषय पर वो अपना परामर्श पत्र वापस नहीं लेगा। ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी ने ये जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अगुवाई में गठित मंत्रियों के समूह ने GST में क्षतिपूर्ति उपकर को शामिल किए जाने पर चर्चा की। राज्यों ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर की समय सीमा मार्च 2026 में खत्म हो रही है, लिहाजा इसे पुनर्गठित करने का एकमात्र तरीका ये है कि करों के साथ इस शुल्क को मिला दिया जाए और जिन वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है उनके लिए अलग कर दरें लाई जाएं। ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी डेनिश पावर SME सेगमेंट में अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने जा रही है। 22 अक्टूबर से खुल रहे इस IPO में निवेशक 24 अक्टूबर तक निवेश कर सकेंगे। कंपनी IPO के जरिए करीब 198 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने IPO की कीमत 360 से 380 प्रति शेयर के बीच तय की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने निवेशकों को दिवाली गिफ्ट देने जा रही है। रिलायंस के शेयर धारकों को बोनस शेयर मिलेंगे, जिसके लिए 28 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। जिन निवेशकों के खाते में इस तारीख को रिलायंस के शेयर होंगे, उन्हें 1 शेयर के अनुपात में 1 शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से ग्रीन प्रो समिट के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका विषय था शुद्ध शून्य, निम्न कार्बन सामग्री और प्रौद्योगिकियों की ओर आगे बढ़ना। 2 दिवसीय समिट में CII ग्रीन प्रो और इको चॉइस न्यूजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। गूगल की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक AI भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष 2028 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में AI को अपनाने से कम 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। कार निर्माता कंपनी Hyundai मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपए के IPO को अब तक 42% आवेदन मिले हैं। NSE के डाटा के मुताबिक योग्य संस्थागत खरीदारों के हिस्से में 58%, खुदरा निवेशकों के हिस्से में 38% और गैर संस्थागत निवेशकों के हिस्से में 26% आवेदन आए हैं। 58वें इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपो का बुधवार को ग्रेटर नोएडा में आगाज हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहा है। एक्सपो में दुनिया भर के 3000 से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं।